बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, जब हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर ज़िंदा दिलों का शहर है, लाहौर सियासी कारकुनों का शहर है और ये कहा जाता है कि लाहौर से जो सियासी तहरीक उठती है वो यकीनी तौर पर अपने इंजाम तक पहुँचती है। लाहौर को सियासत का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शहर ने बड़े बड़े सियासी रहनुमा और बड़े बड़े सियासी कारकुन पैदा किए हैं। मुझे अपने शहर पर, अपने शहर की सियासत पर, अपने शहर के सियासतदानों पर और अपने शहर के सियासी कारकुनों पर फ़ख्र है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़े तारीख साज फैसले के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला जो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हवाले से सामने आया। ख्वाजा साद रफ़ीक कौन है? ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ साथ ख्वाजा सलमान रफ़ीक कौन है? ये ख्वाजा रफ़ीक शहीद के साहबजादे हैं। ख्वाजा रफ़ीक कौन है? ख्वाजा रफ़ीक शहीद वो हैं जिन्होंने मेरे शहर में पंजाब असम्बली के साथ जमहूरियत की खातिर, जमहूरियत की लड़ाई लड़ते हुए अवाम की खातिर अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश किया था। उसके बाद सियासत आगे चलती रही। ख्वाजा रफ़ीक शहीद, उनकी अहलिया ने जद्दोजहद की, रुकन पंजाब असम्बली रही और बड़े दबंग अंदाज से अवाम की तर्जमानी की और यही चीज़ आगे फिर उनके बेटों में आ गई। ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से बात कर ली जाए, ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हवाले से बात कर ली जाए, लाहौर की जब भी सियासी तारीख लिखी जाएगी तो वो रफ़ीक शहीद के ख़ानदान, उनकी अहलिया, उनके बेटों के जिक्र के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। हम जब बात करते हैं सियासत के हवाले से तो नाज़रीन हमेशा ये बात कही जाती है, हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमेशा इसको ब्रैकेट कर दिया जाता है सियासत को और करप्शन को। बहुत आसान है हर सियासी रहनुमा पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा देना, बहुत आसान है ये कह देना कि सियासतदान लूट कर खा गए हैं, सियासी कारकुन तो होता ही करप्ट है, ये तो होता ही बुरा है। मैं जब बात करता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से, उन्होंने ज़िंदगी अता की उस मुर्दा रेलवे को जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बेच के खा ली जाएगी, उसकी निजकारी कर दी जाएगी, वो अपनी पटरी पर दौड़ने लगी। जब मैं बात करता हूँ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की तो मुझे अपने शहर में डेंगू का वो अज़ाब याद आता है, जिस बुरे तरीके से इस शहर पर डेंगू ने हमला किया था और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर वज़ीर सेहत कमांड की थी शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर और यहाँ पर डेंगू पर काबू पाया था। बात करते हैं पैरागॉन के हवाले से, बात करते हैं उन इल्ज़ामात के हवाले से जो ख्वाजा साद रफ़ीक पर लगाए गए, जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक पर लगाए गए। मुझे यकीनी तौर पर जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ साहब के, मियाँ खेल साहब के फैसले के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ उन्होंने फैसले में कह दिया उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे सवालात बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें वजाहत दरकार है, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो अभी भी ज़हनों में कलबला रहे हैं। बात करेंगे उन्हीं सवालों के हवाले से कि ये आखिर ये पैरागॉन का केस था क्या, ये ट्रांजैक्शंस थी क्या, ये जिन लोगों के साथ तनाज़ात थे, जिनके नाम फैसले में आ गए, शाहिद भट्ट के आगे, हाजी रफ़ीक के आगे, ये कौन लोग थे, ये किस तरह की ट्रांजैक्शंस थी, ये क्या पैसे किधर से किधर गए थे, कितना माल कमाया गया था, और जब पूरा 1.25 साल से ज़्यादा आप जेल में रहे तो ये तमाम चीज़ें जो थी इनकी वजाहतें क्यों नहीं आई। यहाँ पर शिकायत कुनगान की बात की जा रही है, यहाँ पर बाकी चीज़ों की बात की जा रही है। फैसला क्लियर है और ये फैसला सिर्फ पैरागॉन के हवाले से, ये फैसला सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक की और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के हवाले से नहीं है। हम इसको अगले मरहले में भी डिस्कस करेंगे। अगला मरहला क्या होगा, वो ये होगा कि इस फैसले के एहतसाब के अमल के हवाले से, नैब के हवाले से इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं, सियासत में मुदाखलत की बात करते हैं, तो वहाँ पर यह फ़ैसला किस तरह अपना असर दिखाएगा। तो इसी फैसले के अहम तरीन फरीक इस वक्त सुरखरू होने के बाद हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, ख्वाजा सलमान रफ़ीक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर सेहत हैं पंजाब के साबिक, और इसके साथ साथ एक सियासी कारकुन। ख्वाजा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप सुरखरू होके आए हैं, तमाम सवालों के जवाब जो हैं फ़ैसले में मौजूद हैं। जो भी सवाल कर लिया जाए, करप्शन का सवाल कर लिया जाए, सियासत का सवाल कर लिया जाए, अब वो मौजूद हैं सारी चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा सवाल ये है कि पैरागॉन का केस है क्या? पैरागॉन केस तो हम भी अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें 16 माह जेल भी काट आए हैं। और बुनियादी तौर पे जब ये सारे मामला चल रहे थे आज से 2.5-3 साल पहले, और मुख्तलिफ टॉक शोज़ भी कराए गए, सारे इलेक्शंस का दौर था, मियाँ साहब की हुकूमत जो थी वो अपना टेनओवर पूरा कर रही थी, तो
भाई की शायद गुफ्तगू जो थी वो पसंद नहीं थी, चूँकि बहुत बोल्ड बोलते थे, तो हमें अंदाज़ा था कि कुछ मुश्किलात आएंगी और फिर मामला जो थे वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाते गए। बाहर अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी अपनी सीट जीत गया। भाई का चूँकि मुकाबला इमरान खान साहब के साथ था, वो भी जो इलेक्शन फिर ज़िमनी हुआ उसमें अल्लाह ताला ने फिर मेहरबानी की। बहरहाल फिर हम जब ये केस शुरू हुआ तो हम हाई कोर्ट चले गए, हमने अपनी वहाँ बेटारम बेल कराई, कुछ अर्सा ऑनरेबल जो हाई कोर्ट थी उसमें एक्सटेंड उतरी हमारी डेट्स, और फिर 11 दिसंबर 2018 को हम गिरफ़्तार हो गए। तो ये कोई तकरीबन 16 माह का अरसा है गिरफ़्तारी का। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो रेफरेंस है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, नैप का, उस पर भी खुदा न खास्ता हम पे कोई ये इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने कभी भी सरकार के साथ कोई काम नहीं किया, हमारा सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं। और हमारी अगर किसी कंपनी के साथ कंसल्टेंसी थी या उसको हम अपनी सर्विसेज मुहैया करते थे तो ज़ाहिर है उस पर हम टैक्स पे करते थे, एट सोर्स अपना टैक्स कराते थे। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, ज़ाहिर है हमने अपना काम करना है, रिस्क हलाल कमाना है, अपना घर भी चलाना है, अपनी जो थोड़ी बहुत सियासत है उसको भी चलाना है। तो एक तो कारोबार तो आपको करना पड़ेगा, जायज़ कारोबार करना हर पाकिस्तानी समेत मेरा हक है। तो नैब के जितने भी इस केस में इल्ज़ामात हैं ओवरऑल, उनमें एक मैं बताना चाहूँगा कि मेरे या भाई के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं है, खुदा न खास्ता। मैं हमने ना इसको बुनियादी तौर पर आप ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि आप पर बुनियादी तौर पर सरकारी मामला, चूँकि आप भी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक भी वज़ीर रहे, तो कोई ये इल्ज़ाम नहीं है कि बतौर वज़ीर आपने कोई ठेके में कोई करप्शन की गबन किया, कोई कमीशन ली, ये नहीं है, ये नहीं है। भाई का रेलवे के हवाले से या मेरा हेल्थ के हवाले से कोई दरख्वास्त या कोई डिस्कशन भी कभी आज तक नहीं हुई। जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा डिक्लेयर्ड बिजनेस है, और हम साल से मामला जितने बिजनेस जो हम साल से अपने गोशवारे को कि हर साल हम बिजनेस है क्या वैसे आपका? या देखिए बेसिकली तो मैं इंजीनियर हूँ और भाई जो है हम जो पैरागॉन के साथ एक कंपनी एग्जेक्टिव थी जिसका मुआहदा था और एग्जेक्टिव के साथ हमारा मुआहदा था, और उसकी मार्केटिंग और उसकी जो कंसल्टेंसी है हम उसकी सर्विसेज मुहैया करते थे, और उसके लिए हमारा एक प्रॉपर ऑफिस था, डिक्लेयर्ड ऑफिस था, हमारा स्टाफ था। तो उसके एवज जो हमें सर्विसेज के पैसे मिलते थे एट सोर्स, उसका हम टैक्स कटाते थे। आप और एग्जेक्टिव्स जो कंपनी थी वो पैरागॉन को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे? हम एग्जेक्टिव को कंसल्टेंसी देते थे, एग्जेक्टिव का आगे पैरागॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो उनसे प्लॉट लेते थे, उस पर एग्जेक्टिव जो थी घर बना के लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे देती थी, और वो जितने भी घर बने हैं उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं है, एक घर की कंप्लेंट नहीं है, उस कंपनी ने अपना वादा फुलफिल किया और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई समझने के लिए करते जाते हैं कि एग्जेक्टिव जो आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी उससे घर बनते थे, जो उससे घर बनते थे इंस्टॉलमेंट्स पे लोगों को देते थे, सारे घर मुकम्मल होके लोगों को कोई शिकायत नहीं कि कोई घर मुकम्मल ना हुआ हो, आप लोगों ने कोई इन्फ्लुएंस करके बीच में कोई घर लोगों से पैसे ले लिए हो जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे होता है। उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं है रेफरेंस में। अगर हम रेफरेंस को भी देख रहे हैं जो नैब की तरफ से रेफरेंस है, तो उस रेफरेंस में भी घर के हवाले से या एग्जेक्टिव के हवाले से या हमारे हवाले से किसी भी प्राइवेट शख्स की कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। एक अजीब सी बात हो गई, ना आपके खिलाफ बतौर वजीर सेहत कोई कंप्लेंट है, ना ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ बतौर वजीर रेलवे कोई कंप्लेंट है, ना आप जो अपना ज़ाती कारोबार करते हैं उसके हवाले से कहीं कोई कंप्लेंट आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कोई शिकायत दर्ज ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, कोई शिकायत करंदा ही मौजूद नहीं है, तो फिर ये केस बना कैसे, मामला बना कैसे? ये केस में चूँकि पैरागॉन के जो दोनों मालिकान थे उनका साथ हमारा पुराना ताल्लुक था, कैसर साहब के साथ 35-40 साल का ताल्लुक था, उनके वालिद डिप्टी मेयर थे, मेरी वालदा एमपी थी, एक जमात थी। बीच में 2001-2 में हमारा फिर आपस में ज़रा इख्तलाफ हुआ सियासी, हम मुस्लिम लीग नून के साथ थे, जो भट्ट साहब थे वो दूसरी तरफ चले गए, तो फिर कई साल हमारा आपस में एक गैप रहा। तो एक ताल्लुक का, एक इज़्ज़त का रिश्ता ज़रूर था, और हमारी जो 2-3 ट्रांजेक्शन हैं पैरागॉन के साथ वो भी हमारी डिक्लेयर्ड हैं, उसमें भी हमने उनको सर्विस मुहैया की थी, और वो हमारे समेत BCO लोगों ने की थी। सिर्फ हमारा वो प्रेसिडेंट नहीं था, हमारी वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जितनी भी है, जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे डिक्लेयर्ड हैं, सारे गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं। उसके एवज हमने उनको जगह दी, उनसे उसके बस बहुत कम जगह ली, उसके डेवलपमेंट के चार्जेस दिए, कोई शिकायत मौजूद तो नहीं। मैं खुद हैरान था, चीजें सारी डिक्लेयर्ड हैं, फिर केस क्या है, फिर मुकदमा क्या है, आपने किया क्या गलत, यही कहां से नैब ने आपको पकड़ा? यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन हुई, जाहिर है कि उसमें हमारे वकला ने भी बहस की, नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने भी बहस की, और एक एक रेफरेंस में जो बात थी उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक से ज़्यादा बार डिस्कशन हुई, कई दिन की सिटिंग्स हैं जिन पर डिस्कशन की गई, और फिर उसके बाद जो हमारे दोनों फाजल जजेस थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के,
उन्होंने हमें बेल दी। बेल के बाद अब जो उसका तफसीली फैसला आया है तो वो कल ज़ाहरा अच्छा, आया और उसमें आप कहते हैं कि किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखता हूं तो वहां पर दो नाम सामने आते हैं, शाहिद भट्ट और हाजी रफीक। इनकी कंप्लेंट्स तो थी ना, इनके मसाइल क्या थे? देखिए, शाहिद भट्ट साहब की भी कंप्लेंट मेरे या भाई के मुतल्लिका नहीं थी, इनके पैरागॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे। शाहिद भट्ट साहब एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, मेरे तो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं शाहिद भट्ट साहब। तो उनकी ज़मीन थी, वो उन्होंने पैरागॉन के साथ दी, उसको उन्होंने मिलकर डेवलप किया, आपस में साल मिलकर काम किया। दरमियान में उनका डिस्प्यूट हुआ, उसकी आर्बिट्रेशन भी लोगों ने कराई। उसके बाद फिर कोर्ट, एक दो उनके केसेस कोर्ट में चले गए, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनके सेटल हो गए हैं। वो मेरा इशू या भाई का इशू नहीं है, वो भी पैरागॉन का, जो पैरागॉन के मालिकान थे और शाहिद भट्ट साहब का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनका सेटल हो गया। और हाजी रफीक साहब का जो केस है वो नेबर में एक डेवलपर हैं, ग्रीन सिटी के मालिक हैं, तो उनका और पैरागॉन का तनाज़ा जो है वो सिविल सूट और अब हाई कोर्ट में चल रहा है। जो भी कोर्ट फैसला करेगी उनके हक में करे या उनके हक में करे, ज़ाहिर है वो कोर्ट का फैसला पैरागॉन की मलकियत पर आपका दावा नहीं है? नहीं, उस पर तो हमारी क्लियर थी, हमारी हर चीज़ देखें डिक्लेयर्ड है उसमें। तो वो ज़बरदस्ती अगर हमारे ज़िम्मे डालने की कोशिश करें कि उसके इवज़ हमें आपने अंदर रखना है, हमारी ज़बान बंद करनी है, तो ज़ाहिर है हुकूमत है, हुकूमत तो एक दबाव के तहत चल रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये कब तक चलेगी। और जब ऑनरेबल कोर्ट से फैसला करेंगी तो फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जो मुतलका दायरा है उसकी फिर जग अंसाई होगी। एक और चीज़ फैसले में मौजूद है कि 68 में से 62 शिकायत का अजाला हो गया। कोई शिकायत थी तो उनका अजाला हुआ, आप कहते हैं शिकायत थी कोई नहीं? अच्छा, एक जो वो शिकायत थी ना, वो मैं बता दूँगा, हम दोनों भाइयों का किसी से उस शिकायत का ताल्लुक नहीं है, ये रेफरेंस पे कोई भी दोस्त पढ़ सकता है। और वो जो शिकायत थी वो भी अखबार में इश्तिहारात दिए थे पैरागॉन के ख़िलाफ़, ये गालबन हमारी गिरफ्तारी हो चुकी थी या उससे पहले थी, क्योंकि उससे मेरा बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना मेरे इल्म में ज़रूर है क्योंकि कोर्ट में बहस होती रही है पैरागॉन के वकीलों की, और मैं सुनता रहा हूँ कि वो जो 68 लोग थे, मैं ज़्यादातर सोसाइटी के डिफॉल्टर्स थे, क्योंकि जो उनकी सोसाइटी है शायद 8-9 हज़ार गालबन उसके मेंबर्स हैं, 8,000 या 9,000, मुझे एग्जैक्ट तादाद इल्म नहीं है। उसमें 68 लोगों की कंप्लेंट्स गई थी और जब बाद में पता लगा कि डिफॉल्टर थे और 62 जो थे उन्होंने कहा कि हमने सेटल कर दिए हैं, जो गालबन शायद नैब में लिख के उन्होंने दे दिया है और कोर्ट में भी जमा करा दिया, और जो बाकी 6 हैं उनको भी ऑफर दे दी गई है और शायद वो भी कोशिश हो रही है कि उनका मसला सेटल हो। तो 8-9 हज़ार लोगों में जो कंप्लेंट थी, जब उनको पता किया पैरागॉन वालों ने, तो वो कंप्लेंट सिर्फ 5 या 6 हैं। लेकिन उन कंप्लेंट्स का मैं फिर कह रहा हूँ कि वो एक सोसाइटी का और लोगों का इशू हो सकता है, उसमें हो सकता है सोसाइटी ठीक हो सकता है लोग ठीक हो, लेकिन मेरे और भाई का फिर मैं कहता हूँ उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें एक और सवाल बार बार उठाया जाता रहा कि पैरागॉन जो है वो सरकारी ज़मीन शामलाट उसमें शामिल कर दी, और इसमें ख्वाहिश साद रफ़ीक और ख्वाहिश सलमान रफ़ीक थे, बग़ैर अप्रूवल के इसको बार बार नैब कहता रहा, नैब की तरफ से आता रहा कि ये ड्यूली अप्रूव्ड एक सोसाइटी नहीं है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको तस्दीक कर दी है अपने फैसले में, लेकिन आप इसकी पोजीशन को, अगर जब आप ये कह रहे हैं कि आपका ताल्लुक पैरागॉन से बराह रास्त नहीं है, आप उसके साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैरागॉन की कानूनी हैसियत क्या है, क्या ये दुरुस्त है, नहीं है, इस पर एतराज़ात क्या हैं, क्या ये वाकई तमाम अथॉरिटी से मंजूर करवाई गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं? सारी चीज़ों का गुफ्तगू मैं साहब कोर्ट में भी आया करता था, वहाँ बुकला हजरात भी किया करते थे, और उनकी दानिश और उनकी ज़बान से सारी बात इल्म आई है कि ये टाउन से मंजूर था 2005 की, और टाउन ने इसको मुकम्मल तौर पे मंजूर किया था। उस वक्त मेरा LDA का शायद कानूनी था, LDA का कानून फिर उससे कोई 7-8-9 साल बाद आया है। तो ये एक वक़्फ़ है पैरागॉन का जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उसी पे। अच्छा, अब आप इस फैसले को जो ख़ास तौर पे करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से, शिकायत के हवाले से, पैरागॉन के हवाले से, एग्जेक्टिव के मामलात के हवाले से, आपकी जो जितनी डीड्स हैं उनके हवाले से, टैक्स पे मामला जितने उनके हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को आप क्या देखते हैं? इसके बाद नैब के रेफरेंस की क्या पोजीशन रह गई जब हमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपकी ज़मानत के फैसले में मिल गए? ये तो क्या ऐसा नहीं है कि इस फैसले ने नैब के केस को भी कवर कर लिया? वो तमाम शिकायत इल्ज़ामात जो कि नैब कोर्ट में डिस्कस होने थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हो गए, ज़मानत के मामले में डिस्कस हो गए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चूँकि बहुत तवील बहस हुई है और हर नुक्ता जो आपने फरमाया है वो नैब ने भी जो उनका मौक़िफ़ है वो अदालत में पेश किया था, हमारे वकला ने उसका जवाब दिया था, और जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन थी वो हमने जमा कराई थी, जो उनके पास गुफ्तगू थी वो उन्होंने वहाँ पर ज़रूर की होगी। तो एक एक चीज़ सामने आ गई है, एक एक चीज़ लिखी गई है। बहरहाल जो ऑनरेबल एहतसाब कोर्ट है उसमें केस चल रहा है, और ज़ाहिर है कि जब गवाह आएंगे, गवाह होंगी, शहादतें होंगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें वहाँ से भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर तो मुल्क को हमने इसी डगर पे चलाना है, मैं हूँ या कोई हो, और हमने इंतकामी कार्रवाई के तहत लोगों को दबाव के तहत खामोश रखना है, तो मुल्क की जो इस सूरत हाल है 2 साल से, और जो इमरान साहब और उनके सारी जो टीम है, मैं सियासी मामला पे आऊँगा, असल में सियासी मामला पे मैं
आना चाह रहा हूँ और आऊँगा भी, क्योंकि इस ना सिर्फ इस केस के हवाले से बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिए हुए जो नुकात उठाए गए हैं वो सियासत और एहतसाब को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बहुत मैं समझता हूँ कि आपका केस पीछे रह जाता है, आपका केस बहुत पीछे रह गया। जायज़ कह रहे हैं। और उससे आप, मुझे याद है खैर साहब, आपने एक इलेक्शन लड़ा लाहौर में, और इससे पहले आप गुलबर्ग के इलाके से, और मुराद राज साहब आपके मुकाबले पे गालिबन पहले भी थे, बाद में भी थे। आपने कहा कि हम दोनों भाई जितना टैक्स देते हैं वो कोई और नहीं देता, इतना ज़्यादा हम टैक्स देते हैं। और आपने मेरे ही प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मेरे मुखालफिन से भी पूछ लिया जाए कि वो कितना टैक्स देते हैं। तो आप कितना, अगर ये कोई सीक्रेट नहीं रह गया, नहीं, सीक्रेट तो नहीं, आप कितना टैक्स बाकी आप टैक्स देते हैं? पहली बात है, गोशवारों में ना हर चीज़ डिक्लेयर होती है, टैक्स भी डिक्लेयर होता है, और जो हमारे एसेट फॉर्म होते हैं हर साल वो इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं। और 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि उसके बाद तो फिर कारोबार बंद कर दिया गया, हम जेलों में चले गए, तो हमारा जो लास्ट दोनों भाइयों का टैक्स था वो 91-92-93 लाख रुपया था जो हमने टैक्स पे किया था। हम दोनों भाई, हमारा अपना घर है 2 कनाल का जहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल ज़रूर है तहकीकातीदारों से कि एक 2 कनाल के घर में 2 भाई जो रहते हैं वो 93 लाख यानी 9.3 मिलियन टैक्स दे रहे हैं, और खान साहब जहाँ वो 300 कनाल घर में रहते हैं और वो टैक्स 1 लाख भी नहीं देते। तो अभी भी इन हालात में कि जब मैं जेल में था, आप भी स्टैंड लेते हैं कि आपने ये बड़ा सीरियस इशू है नजम भाई। सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है कि इस हालात में भी जब हम जेलों में थे और कारोबार बिल्कुल कम हो चुका था, तो 7, 8, 10, 12 लाख तो फिर भी हम टैक्स देते रहे। तो उसके बावजूद खान साहब से ये सवाल भी तो तहकीकाती इदारों को करना चाहिए ना कि आप 300 कनाल का घर है, जमान पाक में आपका घर है, तो आपका बिजनेस क्या है, आप अपने घर का सिस्टम चलाते कैसे हैं? सिर्फ मेरा बात कहने का मकसद ये है कि कंपैरिजन आपके जो नाज़र हैं वो कम अज़ कम इस बात का फैसला ज़रूर करें कि कहाँ 2 कनाल का घर और कहाँ 300 कनाल का घर, और टैक्सेशन जो हम दे रहे हैं उसके बावजूद हम जेलें काट रहे हैं। और 93 लाख रुपए टैक्स देने के बावजूद, यानी कि अगर आप 93 लाख रुपए सिर्फ टैक्स दे रहे हैं तो 1 साल का, तो हर साल गए उससे जी नजम भाई, वो तो फिर उससे कुछ 8-9 गुना ज्यादा है ना, वो तो अंडरस्टूड है। और हर साल टैक्स दे रहे हैं, ये तो मैं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 का आपको टैक्स बताया है। तो भाई मेरे 15-16 साल से दे रहे हैं, 12-14 साल से मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो टैक्सेशन देखिए, टैक्स तो देना चाहिए, हर शख्स को टैक्स देंगे तो निज़ाम चलेगा, और खुल के देना चाहिए टैक्स, जो आपकी डिक्लेयर्ड है और जो आप इनकम कर रहे हैं उस पर टैक्स दें। तो उसके बावजूद ये सारी जो मुश्किलात आई, लेकिन मैं समझता हूँ, और मैं ये ज़रूर नजम भाई कहना चाहूँगा कि जब मैं ठोकर न्याज़ में था हवालात में, और मुझे उसके बाद 2 माह वहाँ पर रहा, 14 माह मुझे जेल में गुजारने का मौका मिला, तो मैं अपने अल्लाह से दुआ की थी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, और कल जो फैसला आया है वो मेरी दानिश में मेरे या भाई के हवाले से बहुत बड़ा फैसला है। हम तो 2 फ़र्द वाहिद हैं, फ़ानी दुनिया आज हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन इस फैसले के रेफरेंस जो है वो चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि अदारों को, जो तहकीकाती इदारे हैं, उनको भी और सबको इस बारे में गौर करना चाहिए। बहुत बड़े हमें अगर मुल्क को आगे लेके चलना है, मैं समझता हूँ हम नफरतों के साए में लेके नहीं चल सकते। हम इत्तेहाद, तंजीम, नज़म और नज़्म ज़ब्त जो कायद अज़ल रहमा का फरमान है उसके सुरों से लेके आगे चल सकते हैं। बहुत बड़ा फैसला है नाज़रीन। जब हम फैसले की बात करते हैं तो ये सिर्फ पैरागॉन के हवाले से फैसला नहीं है, क्योंकि पैरागॉन के हवाले से कुछ इल्ज़ामात थे, इनकी कंपनी एग्जेक्टिव्स के हवाले से कुछ इल्ज़ामात थे, एग्जेक्टिव के साथ हम काम करते थे। इसमें बहुत, ये फैसला तो बहुत मुख्तलिफ है। ये तो नैब को कवर करता है, ये तो पाकिस्तान की सियासत को कवर करता है। ख्वाहिश सलमान फ़ीक हमारे साथ मौजूद होंगे। अब बात करेंगे सियासत के हवाले से और इनके सियासी अज़ाइम के हवाले से, और किस तरह ये सोचते हैं कि ये केस जो बना इसमें सियासत कितनी थी और नैब का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्राम ब्रेक। नाज़रीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साबिक़ वज़ीर सेहत मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद। बात हो रही है उस केस के हवाले से, उस फैसले के हवाले से जो इनके हक़ में आया, और मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से फ़ैसला आ गया, मुझे तो यूँ लग रहा है कि इतना ज़्यादा इनके हक़ में कि अगर आपको ख़ुद भी लिखना होता तो शायद आप इतनी जामियत के साथ इतना ज़्यादा उसको ना लिख सकते। लेकिन इसमें पॉलिटिकल टच भी आ गया, इसमें एहतसाब की बात भी आ गई, इसमें एहतसाब के साथ साथ सियासत की बात भी आ गई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, आप इससे पहले भी बात कर रहे थे, इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे थे, PTI का जिक्र कर रहे थे, मैंने आपको रोका था कि अभी बात ना करें। मैं आपसे वाज़ेह अंदाज में पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि इस केस में और आपके 16 माह जेल में रहने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, उनका कोई किरदार है?
नहीं, इमरान खान साहब का तो भरपूर किरदार है। किरदार है जी बिल्कुल, उनका किरदार है, इसमें कोई शक व शुबे की मुझे तो इसलिए गुंजाइश नहीं है कि दो मैं मिसालें आपको देना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, सियासी कारकुन है, मैं उनकी बेपनाह रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी भी ख़वातीन हमारी बहनों की तरह। तमाम पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेरे लिए वो इंतहाई काबिल सर एहतराम है। लेकिन हम खान साहब की बात करते हैं तो मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक आपको याद है कि बड़ा हम जेल में थे तो हमें पता लग रहा था, फवाद साहब भी जेल में थे, आह चीमा जेल में थे, हमारे बेशुमार ज़ाहिर लोगों ने जेल काटी। मियां हमज़ा आए, फिर यूसुफ अब्बास हमारे साथ रहे, डॉक्टर अकरम थे हमारे साथ। तो हम ये आपस में जो डिस्कशन करते थे, एक नया ऑर्डिनेंस आ रहा था तो पता लगा बाद में कि सिर्फ उसकी एक लाइन लिखी गई है कि बी क्लास को सी क्लास में करना है, और वो ज़ाहिर है कि वफाक से किया जा रहा था, वफाक से उसका नोटिफिकेशन किया गया। सूबाई हुकूमत तो वो नहीं कर रही थी। और वो था क्या, खान साहब के वज़रा फरमाते थे कि 5 स्टार है, 4 स्टार है। तो मेरी सबमिशन है नजम भाई आपसे भी और किसी भी मेरे साहब से जो नाज़र इसको देख रहे हैं कि अगर इत्फाक हो कभी तो उस चक्की को ज़रूर देखें। वो 8 फुट चौड़ी और 12 फुट लंबी चक्की थी एक, और 90 साल पुरानी वो बिल्डिंग थी, जिसमें एक वॉशरूम था जिसको रिपेयर भी हमने बाद में खुद करवाया, और एक पंखा था हमारे पास, तो कूलर नहीं था। तो रमज़ान मुबारक और पूरी गर्मी हमने पंखे में ही गुजारी थी। बी और सी का फ़र्क क्या था? बी में एक गद्दा था, आप अगर कमर के मरीज़ हैं तो आपको गद्दा मिल जाए, आला से ज़्यादा ले लेते हैं आप। एक आपको प्लास्टिक कुर्सी और एक आपको मेज़ मिल जाती है और एक आपको शक्ति मिल जाता है। तो उसको भी विड्रॉ करने के लिए वफाकी हुकूमत से ऑर्डिनेंस करवाया क्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भाई का प्रोडक्शन ऑर्डर होता था, जब ऑनरेबल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब भाई का प्रोडक्शन ऑर्डर करते थे तो उनको रोज़ाना सुबह जाना होता था और रोज़ाना आधी रात को वापस आना होता था। और तमाम तर कोशिश के बावजूद भी जो अपोजिशन के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हर दफ़ा जाके स्पीकर साहब को, परवेज़ खटक साहब को और मुतलका वज़रा को कहते थे, और उसके बाद जो आगे से जवाब आता था, चूँकि एक साल मामला चलता रहा है। अयाज सादक साहब इस सिलसिले में बड़ी भागदौड़ करते थे, ख्वाजा आसफ करते थे, मरी औरंगजेब में, मतलब किस किस का नाम हूँ, पीपल्स पार्टी के लोग जो थे वो साथ जाते थे। लेकिन उसके बावजूद एक ही दबाव था खान साहब का कि नहीं, फॉग में जब आपको पता है सड़क बंद होती है मोटरवे का, तो किसी ट्रैफिक को इजाज़त नहीं होती। लेकिन उस पूरे मुल्क में एक शख्स था जो कौमी असम्बली का मेंबर था, जिसको आधी रात को वापस आना होता था, जिसके साथ 13-14 बेचारे पुलिस वाले होते थे, एक इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था, लीड था, ड्राइवर था, तो सबको उस बंद सड़क में आना पड़ता था। तो मैं अगर एक दिन इजलास है, अगले दिन फिर इजलास है, अगर 15 दिन इजलास है ना, जो 15 दिन सुबह जाना है, सुबह 6-7 बजे निकलना है और रात 1-2 बजे वापस आना है। तो जेल में लाजमन वापस जी जाना, जेल में रात तो जलाए, जेल में सुलाना ना। कि ये बाकायदा तौर पे वफाकी हुकूमत की तरफ से, और नहीं वफाकी नहीं, इसमें इमरान खान साहब कोई शक व शुबा नहीं है। अच्छा, मेरे लिए कोई शक व शुबा नहीं है। कोई इसकी वजाहत करे, इसकी कोई रंजिश क्यों, इसकी कोई वजाहत करे, कोई तरदीद करे, उसका फायदा इसलिए नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी रिस्पेक्टेड कौमी असम्बली में ज़ोमा कराम थे, वो अपने तौर पर बेचारे सब कोशिश कर चुके। तो जब उनकी कोशिश ही नहीं बारवर साबित हो रही, तो फिर पता भी लग रहा है कि कौन कर रहा है, तो फिर उस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ। आप कन्विंस हैं इस पे? मुझे कन्विंस हूँ, बिल्कुल मैं 100% कन्विंस हूँ इस पर। मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है। देखें वज़ीर आज़म नहीं, क्यों हो सकता है इमरान खान साहब को, क्यों आप पर मैं खुद हैरान हूँ कि इलेक्शन जो इलेक्शन जो मुकाबले में होता है, जिताए गए थे, उनका हल्का भी बनवाया गया था, और हल्का ऐसा बनाया गया था कि उसमें भाई का जो अच्छा पीस था उसको किसी और हल्के में डाल दिया गया था। फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मेरे लिए खुद वैसे ये समझ से बालातर था, और मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कोई भी वज़ीर आज़म हो। मजाक के अलावा मैं बिल्कुल इसको मैं मजाक में नहीं कर रहा, संजीदा। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये तो हम नहीं माने या ऐसा नहीं हुआ, शायद ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ये तो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे, ये तो मुस्लिम लीग नून भी छोड़ सकते थे, पहले भी छोड़ सकते थे, और ये आ भी सकते थे। ऐसी कोई पेशकश, ऐसा कोई राब्ता हमारा खान साहब से नहीं था। 2005 या 6 में एक मुलाकात ज़रूर हुई थी खान साहब की भाई के साथ, जिसमें इमरान खान साहब ने और उनके साथ चूँकि शायदारी थी, एक अच्छा ताल्लुक था भाई का, 15-18 साल पहले एक सलाम दुआ का रिश्ता था। हर पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग होते हैं, दूसरी जमातों में लोगों की भी आप इज्जत करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, एक इज्जत का रिश्ता था। उन्होंने भाई को ऑफर भी की थी सेक्रेटरी जनरल की, आज से 14-15 साल पहले। मैं समझता हूँ जी उनकी एक अच्छी ऑफर थी, लेकिन ज़ाहिर हमारा मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक है, मियाँ साहब के साथ हमारा कई दहाइयों का ताल्लुक है, तो हम अपनी जमात के साथ हमारा एक रिश्ता है, हमारी जमात में एक रिस्पेक्ट है, एक इज़्ज़त है, हमारी ऊंची नीची बात भी यहाँ पे सुनी जाती है। तो हम एक ख़ानदान है, हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 12-8 साल 12-14 साल से हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं है खान साहब से। तो इस दौरान भी कोई पेशकश, कोई दबाव कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, तहरीक इंसाफ के ज्वाइन करने की बात तो नहीं हुई, लेकिन ये बात बहरहाल हुई थी कि हम मियाँ साहब से रास्ता अपना अलहदा करें, और उस सिलसिले में
हुई थी, लेकिन वो मुमकिन नहीं था क्योंकि अब इस उम्र में अपने बाप के खून का तो हम सौदा नहीं कर सकते। हमारे बाप ने जमहूरियत का झंडा उठाया है, हमारी वालदा ने जान दी है, तो मेरा ख्याल है कि असूलों पे ही सियासत करनी चाहिए और खड़े रहना चाहिए अपनी जमात के साथ। बुरा वक्त आ जाता है, अल्लाह ताला गुजार देता है। आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये फैसला कर लेते तो ये 1.25 साल का मुश्किल वक्त जो था ना आता या मुख्तसर हो जाता? देखिए 1.25 साल का जो वक्त है ना, वो मुश्किल मेरे लिए बस सिर्फ इतना है कि मेरा अपनी फैमिली से दूर था या मेरी आज़ादी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल पर जो बोझ था नजम भाई, वो मेरी कैद का बोझ नहीं था। वो एक तो थोड़ी सी जो कालक मलने की कोशिश मेरे मुंह पे की गई थी, मुझे उसका बहुत कलक था। मैंने रातों को अल्लाह से बहुत दुआ की कि इस कालक को मेरे अल्लाह तू साफ़ करेगा। दूसरा, मुझे मुल्क के जो मामला आते हैं उनका बोझ मेरे पे बहुत बोझ है। अभी वक्फे में मैं और आप जो बात कर रहे थे, वो मैं बात ज़रूर आपके नाज़रीन से करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं खुशहाल शख्स हूँ। 4 दोस्त जानते हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने आपको भी इज़्ज़त दी है, लेकिन इशू मेरा या आपका नहीं है, इशू उन करोड़ों लोगों का है जिनको पूरी तरह रोटी भी नहीं मिलती और जिनकी कोई माजरत के साथ माशरे में रिस्पेक्ट भी नहीं है। जो कोचवान है, जो डाकिया है, जो रेलबान है, जो मजदूर है, जो पसीना बहाता है, उसकी ज़िंदगी अगर बदले तो शायद आपके, मेरे और हम सब के बड़ों ने जो खून दिया है, शायद उसका कोई मकसद हल हो जाए। और अगर हम उनके लिए कुछ ना कर सकें तो आप यकीन करें, मैं खुद सोचता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स करनी भी है कि नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स नहीं करता तो मैं एक बहुत अच्छा कारोबारी बिजनेसमैन बन जाता हूँ, सारा दिन मेहनत करता हूँ, 4 पैसे बनाता हूँ, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। अल्लाह ने हमें जो दिया हम सबको, मैं हमसे बरात, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, लाखों जो शराफी हैं इस मुल्क की, बहरहाल हमें उन लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है जो करोड़ों लोग हैं और जिनकी जो निगाहें हैं वो उन लोगों की तरफ हैं जो फैसला करते हैं। ये जेल काटने के बावजूद आप सियासत करना चाहते हैं? इश्क है सर, धरती से क्या करूँ मैं, वो इश्क नहीं ख़त्म होता। क्योंकि बीच में सुनने में आया था कि ख्वाहिश रफीक सियासत करेंगे, आप कारोबार करेंगे, बीच में ये चीज़ भी सामने आई थी कि मायूसी आती है नजम भाई, ज़िल्लत की वजह से मायूसी तो आती है, मगर वो बाप का खून जो है वो नहीं खड़ा होने देता। बड़े हैं ये अंदर एक तूफ़ान है, एक सोच है, छोड़ दें सियासत तो बहुत फ़ायदा है, आराम से कारोबार करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। क्या चाहते हैं आप? सर मेरा तो बड़ा और भाई का क्लियर विजन है कि अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो 20-25 साल का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स बैठे और मिलकर रोड मैप दें। ये रोज़ की जो आपस की लड़ाई है और जो इमरान साहब की पॉलिसी है कि अपोजिशन को दीवार से लगाना है, इससे मुल्क आगे नहीं जा सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर में वो जिनको हम चोर और डाकू ये लोग कहते थे, और वो भी अब बातें जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। मियां साहब पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कामा पे ही उनको आपने सज़ा दी है, और शहबाज साहब के साथ जो जिस शख्स ने पूरे सूबे को बनाया, जो उनके साथ सलूक रवा जा रहा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग से ही मिल सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का आप रोड मैप दें, हेल्थ का दें, एजुकेशन का दें। रोड मैप पे बात करेंगे, उसके लिए मैंने अलहदा थोड़ा सा वक्त रखा है क्या होना चाहिए, लेकिन बात आ जाए थोड़ी सी नैब के हवाले से, एहतसाब के हवाले से। नैब का कानून और ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जजमेंट आई, जो तफसीली फ़ैसला आया, उसके बाद तो क्या आप समझते हैं पार्लियामेंट को इसको डिस्कस करना चाहिए, पार्लियामेंट को नैब के किरदार को, नैब के मुस्तकबिल को इसको बरकरार रखना चाहिए? नजम भाई बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, अपनी गलतियों का भी एतराफ़ करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी करनी चाहिए थी, मेरी जमात को भी करनी चाहिए थी। अगर हम अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब 2 साल गुजर गए, अब तहरीक इंसाफ को भी करनी चाहिए। तीनों बड़ी पाकिस्तान की जमातें हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं। बेसिकली तो कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं 1-2 चीज़ें वाज़े करना चाहूँगा कि कानून साजी से शायद 1-2 पॉलिटिशियंस को फ़ायदा हो, 1% या 2%। मेरे केस में या हमारे जो बाकी लोगों के केस हैं, हमें तो उस कानून साजी का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ठोकर न्याज़ में जहाँ पे मैं रहा, मेरे साथ जो और लोग थे, या जेल में रहा, तो ऐसे लोग भी थे जो क्लर्क थे, जो स्टेनो थे, जो चंद मोटरसाइकिलों के बेचने के केस में अंदर आए हुए थे। तो एहतसाब कोर्ट को मैं समझता हूँ जहाँ पे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज, सेशन कोर्ट के जज होते हैं, उनको ज़मानत का हक मिलना चाहिए। हमें अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हाई कोर्ट को ज़मानत का हक। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी ज़मानत का हक नहीं है। ये तो आप अपील करते हैं एक आर्टिकल के तहत इंसानी हुकूक के हवाले से, जिसमें फिर ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, अब जो शख्स एक स्टेनो या क्लर्क है, मुझे बताइएगा कि वो हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ वकील हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, उनकी फ़ीस कहाँ से पे करेगा? तो लोगों के पास फ़ीस के पैसे ही नहीं है, लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, लोगों के जेवर बिक जाते हैं। तो हमें तयन करना पड़ेगा इस चीज़ का कि कानून के अंदर जो सिकम उनको दूर करें, जो तहकीकाती इदारा है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो, और जो ख़राब लोग हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो। बाज़ लोग ये कहते हैं, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आप ये नहीं चाहते कि नैब ख़त्म हो जाए, आप कहते हैं कि इसमें इस्लाहात कर दी जाए, नैब मौजूद रहे। अगर तो इसको असर नौ इसकी तश्कील कर दी जाए तो वो सबसे बेहतर है, पहले प्रायोरिटी तो ये है। लेकिन अगर इसकी असर नौ तश्कील ना हो सके
तो कानून साजी जो है वो तो करनी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों लोग जो हैं वो इसको फेस कर रहे हैं और वहाँ पे गुनाहगार भी होते हैं। हमारे से जेल में ऐसे लोग थे जिन्होंने गुनाह किया था, लेकिन ज़्यादातर जो बेगुनाह थे वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे थे, और मेरा ख्याल है कि एक बेगुनाह जो है उसको भी अंदर करना जो है वो इंतहाई नामुनासिब है। का जो मौक़िफ़ आया और ज़राए के हवाले से एक अखबार ने आज उसको फ्रंट पेज पे बड़े अखबार ने छापा, उसमें तो नैब ये कहता है कि ये जो आपको रिलीफ मिला और ये जो आपको पहले ज़मानत मिली और अब ये जो तफसीली फ़ैसला आया, इसको ये ना समझा जाए कि ये आपकी बरियत हो गई, ये आप तमाम इल्ज़ामात ख़त्म हो गए। वो कहते हैं नैब का केस जारी है, वो चल रहा है, इसको आप इस तरह ना लें कि आप पर सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो गए हैं, आप रिहा हो गए हैं, आप बरी हो गए हैं। कहते हैं केस तो चल रहा है, आपको तो सिर्फ एक ज़मानत मिली थी और उसका तफसीली फ़ैसला आया है। देखिए, हर जो स्टेप होता है आपके केस का, रिहाई एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पहले स्टेप पे अल्लाह ने रिहाई दी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, फिर ज़मानत का तफसीली फ़ैसला आया, और ये फ़ैसला हम दोनों भाइयों के हवाले से नहीं, इसके बहुत से पहलू हैं जो आइंदा पाकिस्तान की अदालती तारीख़ पे नैब के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनमें इसका रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है ट्रायल कोर्ट, जो एहतसाब कोर्ट है। तो नैब का शुक्रिया, शायद मेरे इल्म में ये नहीं था कि एहतसाब कोर्ट में केस चल रहा है। हर महीने 2-3 तारीखें तो गर्मी में मैंने भुगतनी होती हैं जाके, तो ज़ाहिर है वो केस भी इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर मुकम्मल यकीन है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो आप इंशाल्लाह ताला वो भी, लेकिन यहाँ पर नजम भाई, आप मेरे अंदर ना अग्रेशन क्यों नहीं देखते? देखो, जिन लोगों ने मुझे पकड़ा है या जिस अदारे ने मुझे पकड़ा है, मैं ज़िंदगी में उस सोच पे पहुँच गया हूँ, मैं और भाई, कि इंतकाम या कीना परवरी वो सामने हो या दिल में हो, वो बनती नहीं है। मेरे लिए बहुत छोटा मामला है कि मैं गिरफ़्तार हो गया, मैं MP नहीं बन सका, भाई MLA नहीं बन सका, मैं वज़ीर नहीं बन सका। खुदा की कसम ये मामला अब नहीं रहा। मामला 72 साल में बहुत आगे निकल चुका है। मामला तो ये है कि अक़वाम आलम में इस मुल्क ने, जिसके लिए मेरे और आपके बड़ों ने खून दिया है, मैंने भी यतीमी काटी है 7 साल की उम्र में, मेरे बाप ने भी इस मुल्क को बनाने में अमृतसर में अमली तौर पर हिस्सा लिया है। मेरा तो इशू सबसे बड़ा ये है कि क्या 22 करोड़ जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ये मुल्क अक़वाम आलम में इसकी कोई इज़्ज़त होगी? क्या मेरे जाने के बाद मेरी नस्लें इज़्ज़त से यहाँ रह सकेंगी? तो मेरे लिए या मुझ जैसे लाखों लोगों के लिए जो सियासी कारकुन हैं, जो अपने घरों से निकलते हैं, अपनी जमातों के साथ काम करें, सिर्फ मुस्लिम नून नहीं, हर वो जमात जो इस मुल्क में मौजूद है और हर वो जमात जो आज ख़त्म हो चुकी है, तमाम सियासी कारकुन, तमाम साफ़ी आप जैसे कलमकार और तमाम वो लोग, अफवाज के लोग भी जिन्होंने जाने दी हैं, पुलिस रेंजर के लोग, हमारे APS के बच्चे, एक कारवा है, एक तारीख है ये 72 साल की, और इसमें लाखों लोगों का लहू शामिल है, कश्मीरियों का लहू शामिल है इसमें। अब देखें, बम धमाके हुए हैं, हमने क्या क्या फेस किया है। सहाफ़त पे सख्ती नहीं आई हुई, शकील साहब अंदर नहीं है, कई दफ़ा चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल पूरी एक कारवान है, तो इस कारवान को हम सब ने बचा के ले जाना है। और उसके लिए इसमें मैं बड़ा अहम इसमें मेरा सवाल होगा, और सवाल ये होगा कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक एक सियासी कारकुन के तौर पे और ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई के तौर पे मशवरा क्या देते हैं? फिर अब क्या किया जाए? कोई एग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए? बास लोग जो हॉक्स की बात करते हैं या डॉव्स की तरह, शहबाज साहब जिस तरह बात करते हैं उस तरह बात कर ली जाए, उस तरह आगे चला जाए? किस तरह आगे चला जाए इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक मेरे साथ मौजूद और बग़ैर किसी तमहीद के ख्वाजा साहब, सवाल ये है कि आप लोगों ने मुश्किल काट ली, एक मुश्किल वक्त काट के आ गए। आप कहते हैं कि नैब का कानून जो है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मुतनाज़े हैं, लेकिन आप उसमें इस्लाहात की बात करते हैं। तो बड़ा सीधा साधा सवाल है, आप मौजूदा हुकूमत को जायज़ और आइनी समझते हैं या नहीं समझते? और अगर नहीं समझते तो अपनी पार्टी को क्या मशवरा करते हैं? हॉक्स की तरह, उकाबों की तरह उड़कर जाए, जद्दोजहद करे, लड़े, या ठंडे ठंडे तरीके से फाख्ताओं की तरह आहिस्ता आहिस्ता दुआएं करके ठीक कर ले मामला? झपटना, पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आपको झपटना भी और पलटना भी है, यही पॉलिटिक्स है। तो आपको एक मिडल वे और रैशनल तरीके से आगे चलना है। बात का तो आपको जज्बात का मुजाहरा भी करना और बाद आपको ठंडे मिजाज का मुजाहरा भी करना है। सियासत जो है वो इसी का नाम है। तो आपको एक मिक्स पॉलिसी के तहत मिलना है जिसका बहरहाल फ़ायदा जमात को और पाकिस्तान को। फिर लोग पूछना चाहते हैं ना कि अब इस मौके पे ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक नवाज शरीफ के कैंप में खड़े हैं या शहबाज शरीफ के? देखिए, कैंप भी है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही है। मैं ये आपको वाज़ेह कर दूँ, शहबाज साहब भी उनके कारकुन हैं और शहबाज साहब उनके भाई ज़रूर हैं, लेकिन एज ए कारकुन के तौर पर उनके काम करते हैं। और उसके बाद शहबाज साहब हमारे लीडर हैं, इसमें कोई अभाव नहीं है। और उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं उनके फैमिली के चाहे लोग हैं या बाकी जो मेन क़यादत है,
उसके बाद फिर सब लोग पार्टी को लीड करते हैं। फिर ज़ाहिर है सूबे हैं, सूबों के सदूर हैं, ज़िले हैं, डिवीजन्स हैं, तो बहरहाल सुप्रीम लीडर तो, और इसका बरमला इज़हार शहबाज साहब करते हैं। मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब ने अपने बड़े भाई की जो फर्मा बरदारी की है वो भी बहरहाल एक मिसाल है, और वो हमेशा कहते हैं कि वो मेरे सुप्रीम लीडर हैं, मैं उनका वर्कर हूँ, और ये मैं उन्हीं के अल्फाज जो हैं वो आपके नाज़रीन तक पहुँचा रहा हूँ। तो सुप्रीम लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, अल्लाह ताला करे जब वो वापस आएंगे लीड वही करेंगे, लेकिन आज मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सदर शहबाज साहब हैं, वो हमें लीड कर रहे हैं। और आप सेटिस्फाई हैं उनकी क़यादत से? लोग कहते हैं नहीं, देखिए सर, हुकूमत अगर कुछ काम नहीं कर रही तो अपोजिशन भी नहीं कर रही। नहीं, देखिए अपोजिशन को तो अब शरीफ फैमिली को आप ले लें, मियाँ साहब जो है उन पे अरसा हयात तंग कर दिया गया, मरियम बीबी पे किया गया, बेगम साहबा की डेथ है बीच में, हमजा भाई 13 माह से अंदर है, यूसुफ अब्बास 7 माह काट चुके हैं, शहबाज साहब एक दफ़ा काट चुके हैं, फिर उनको बुलाया जा रहा है। तो उनको और हमारे जितने भी कायदीन हैं, शाहिद खकान, राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल, हम लोग, मिफ्ता, कामरान माइकल, फवाद साहब चीमा ब्यूरोक्रेट थे, उनको भी इसी के उन्होंने बड़ा काम किया था पिछली हुकूमत में। तो और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने बहुत जेलें काटी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि असम्बली के फोरम पर और बाहर हम मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर तनकीद करनी होती है बरमला करते हैं। हमने कल भी असेंबली में क्या मशवरा देंगे? देखिए पार्टी जो है उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन अब शुरू की गई है, मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा पहले करना चाहिए था, और अब इन्होंने पंजाब में टास्क सनाउल्लाह साहब को दिया, वो एक सियासी कारकुन है, और एक अच्छा टीम वर्क शुरू किया गया है। तहसील की सतह तंजीम मुकम्मल कर ली गई है, और उसके बाद हम उसको रीजन काउंसिल या ब्लॉक की सतह लेके जा रहे हैं। तो ये तंजीमी काम मैं समझता हूँ हमें ज़रा पहले करना चाहिए था, इसमें बहरहाल हमसे कोताही हुई और हम लेट हुए हैं, और तंजीमी काम ही जमाती काम ही मुश्किल वक्त में जमात के और क़यादत के काम आता है। आप क्या समझते हैं, मेरिट पे ओहदे मिल रहे हैं? उस पर ओहदे जो हैं वो तो पुराने लोगों से पूछ के ही कंसल्टेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पे कोई इशू आएगा वो दोबारा नज़म को डिवीजन के थ्रू रब्ता करेंगे, और उसमें अगर कोई अभाम होगा तो फिर उसको दूर कर लिया जाएगा। चूँकि एक डिस्कशन का तरीक़ेकार मौजूद है और सीनियर लोग मौजूद हैं पंजाब में, मैं खुद भी पंजाब का नायब सदर हूँ, तो ज़ाहिर है कि अगर कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन से हो जाए और उसमें कोई अभाम हो तो फिर हम उसको देख लेते हैं, और उसमें अगर किसी की हक तलफी हो। थोड़ा सा चूँकि प्रोग्राम का इख्तिताम है, हम वापस केस की तरफ आते हैं। आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तफसीली फैसले के बाद आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर बहुत बुलंद जगह पे आप खड़े हुए हैं। ये फ़ैसला आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम करता है, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है, आपके ऊपर लगे हुए तमाम दाग, तमाम इल्ज़ामात, तमाम प्रोपेगेंडा उसका तोड़ कर देता है कानूनी तमाम सतहों पर। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, और ख़ास तौर पे आप कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद इसमें शामिल थे, सरपरस्ती कर रहे थे, वो खुद इसको देख रहे थे, तो अगर मैं ये पूछूं ख्वाजा सलमान रफ़ीक से कि वो इमरान खान साहब को इस मौके पर क्या पैगाम देंगे, तो वो पैगाम क्या होगा? नहीं, पैगाम तो मैं उनको मोहब्बत का ही दूंगा। वजह उसकी है कि मेरा तो पैगाम, हाँ जी, पैगाम मैं देखें उनके लिए कभी नहीं बुरा सोचूंगा। मैं उनके लिए सोचूंगा जो मैं घड़ा खोदूंगा मैंने गिरना उसमें ही है। अगर उन्होंने किसी के लिए घड़ा खोदा तो उसमें गिरना उन्होंने ही है, मैं किसी के लिए घड़ा नहीं खोदूंगा। क्योंकि देखें बात यह है कि कल का जो फैसला है मैं तो इसकी वजह से और झुक गया हूँ। मैं तो रात सारी अल्लाह का शुक्र अदा किया है। जब खुदा ताला रहमत कर रहा है, खुदा ताला आपकी हर आजमाइश पे आपके साथ है, तो फिर हमें बेमकसद नहीं बोलना चाहिए। मगर पैगाम जो मैं उनको देना चाहता हूँ खान साहब को कि आपने जो सुहाने वादे लोगों के साथ किए थे आपने पूरे नहीं किए। और फैज़ का वो बड़ा खूबसूरत कहता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था चीज़ का, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में आखिरी मंजिल, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई। तो आपने जो वादे किए थे कोशिश करें कि उनमें से कुछ को पूरा कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपने इक़्तिदार में रहना है या मुस्लिम लीग नून ने रहना है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहना है। ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान ने कितना आगे जाना है या खुदा ना खास्ता उसने आगे नहीं जाना। इमरान खान साहब मुद्दत पूरी करेंगे? उनकी जो अपनी हरकत व सकनात हैं तो मुझे मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। लेकिन मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम सबके लिए है। इसलिए सबके लिए है, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें, कि नफ़रतों आपने कर लिया 2 साल में GDP माइनस पे चली गई है। तो ये लड़ाई जो चंद लोगों की है या टॉक शोज़ की लड़ाई है या जमातों की लड़ाई है, इसका इम्पैक्ट आम आदमी क्या आ रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज और जमहूरियत का मकसद क्या है? जमहूर की आज़ादी और जमहूर की खिदमत। तो मेरा ख्याल है हम सबको अपने खोल से बाहर आना होगा और हमें एक यकजहती के साथ मुल्क की खिदमत करनी होगी। हो सकता है ये मेरी बात आइडियल हो, लेकिन मेरा कम अज़ कम फलसफा मेरे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब तशरीफ़ लाने के लिए। और नाज़रीन बहुत सारे सवाल थे
बहुत सारी वजाहतें थी, ख़ास तौर पे जब हम नैब के केस की बात करते हैं तो वहाँ पर माली मामलात के हवाले से, पैरागॉन के हवाले से, एग्जेक्टिव्स के हवाले से, ख़ुद इनकी मशावरत के हवाले से, जो कंसल्टेंसी ये फ़राहम करते थे उस हवाले से, वो सारे जवाब आपने सुन लिए। और प्रोग्राम का इख्तिताम मोहब्बत के पैगाम पर है। मोहब्बत सबसे बढ़कर अपने वतन से है, अपनी मिट्टी से है, इसके लोगों से है। हम वो लोग हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, हमने यहीं मरना है, इसी मिट्टी में गुम हो जाना है, हमारी नस्लों ने यहीं पर रहना है। आइए हम सब मिलकर मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाएं, हम सब अमन से रह सकें, आइन के साथ रह सकें, जमहूरियत के साथ रह सकें, आला असूलों के साथ रह सकें। जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं वो ना करें। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।